गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू क्लासेस फॉर फास्ट ट्रैक बैचेस। अकाउंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, और जिसे शॉर्ट में आप लोग एनपीओ के नाम से जानते हैं। ये चैप्टर भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, रिविजनरी क्लासेस हैं, तो इसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हर चैप्टर की शुरुआत में मैं आप लोगों से बात करता हूं, इस चैप्टर की कितने की इंपॉर्टेंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए बेटा, इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें दोनों तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। दोनों मतलब शॉर्ट भी बन जाते हैं, ठीक, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अगर आप लोगों को कहीं चॉइस मिल रही हो तो मे भी ये पॉसिबल है कि आपको फाइनल अकाउंट्स जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के हैं और फाइनल अकाउंट्स ऑफ जो एनपीओ के हैं, इन दोनों में एक चॉइस मिल जाए, शायद लॉन्ग क्वेश्चन में, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बेटा, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे एनपीओ स्टेटस मिला हुआ है। एनपीओ स्टेटस क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस लोगों की भलाई के लिए बनते हैं, समाज की भलाई के लिए बनते हैं, सोशल बेनिफिट्स के लिए बनते हैं। तो सरकार ने ये चीज सोची कि इन लोगों को प्रॉफिट और लॉस में तोलना शायद गलत हो, लेकिन अकाउंट्स में चलता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, और इसी के साथ ये चीज भी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन कोई भी है, हम लोगों ने इसको बीसीके में भी समझा था कि चाहे इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है, चाहे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की मैं पर्टिकुलरली अगर बात करूं तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इकोनॉमिक जरूर होगा। तो ऐसा ही कुछ हमारी एनपीओ के बारे में कि कहीं ना कुछ इकोनॉमिक टर्म्स तो चलेंगी, कहीं ना कहीं तो मनी इन्वॉल्व होगी, तो उस मनी को रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा ताकि लोग एनपीओ के नाम से पैसे की एम्बेजलमेंट ना करें। तो सर, बात हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कर रहे हैं, इसमें बेटा प्रॉफिट और लॉस नहीं होता, इसमें केवल सरप्लस या डेफिसिट होता है। मतलब कि अगर तुम्हारी रेवेन्यूज जो हैं वो एक्सपेंसेस से ज्यादा हैं तो सरप्लस हो जाएगा, अगर आपके रेवेन्यूज जो हैं वो एक्सपेंसेस से कम है तो डेफिसिट हो जाएगा। बात इतनी सी है। सर, क्या इनके भी फाइनल अकाउंट्स बनते हैं? आप लोगों का सवाल, मेरा जवाब, हां जी बिल्कुल, इनके भी फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। अब देखिए इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है, ये दिख रहा है आप सबको बच्चों? ठीक, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये तीन चीजें आती हैं। यहां पे क्या लिखा जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सबसे पहले तो सर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। सर ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो हमने पढ़ा हुआ है, हमने कब पढ़ा था सर? हमने +1 में पढ़ा था। कौन से चैप्टर में पढ़ा था सर? हमने कैश बुक चैप्टर में पढ़ा था, शायद आप सबको याद हो, जहां पे क्या होता था कि आप लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के दूसरे नाम को बोलते थे, जहां पे समरी होती थी किसकी? सारे के सारे कैश बुक। मतलब कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वो अकाउंट होता था जो कैश बेसिस के ऊपर चलता था, एक तरह से हम मान सकते हैं ये चीज कैश बेसिस। सर ये भी सुना हुआ लग रहा है, तो ये भी आपको याद करवा देता हूं बेटा, ये भी तुमने +1 में पढ़ा था, ठीक। +1 के अकाउंट्स में चौथे चैप्टर में तुम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि हमारे पास दो बेसिस होते हैं, एक कैश बेसिस, एक मर्केंटाइल बेसिस, जिसका दूसरा नाम है अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलती थी? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलती थी कि जब पैसा आए, चाहे जिस मर्जी साल का है, उसको इनफ्लो में रिकॉर्ड कर लो, जब पैसा जाए, चाहे जिस मर्जी साल का है, उसको आउटफ्लो में रिकॉर्ड कर लो। अगर पैसा नहीं गया, पैसा नहीं आया, तो उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं करना। ये चीज आप लोगों को याद होगी बड़े अच्छे से। लेकिन फिर अक्रूवल बेसिस आता था, अक्रूवल बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करते होते थे सर? हम लोग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एटसेट्रा, मतलब के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स को एडजस्ट करते थे, ठीक। और यहां पे भी कुछ ऐसा ही। तो यहां पे क्या हुआ, जब हम उनकी एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक, जैसा हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं कि भैया हमारे पास जो पैसा आया, जो पैसा गया, उसमें छांट के देखते हैं
कि जो कौन सा पैसा है इस साल का है, कौन सा दूसरे सालों का है, दूसरे साल मतलब या पिछले साल का या नेक्स्ट ईयर का। तो मतलब के वो जो छांटने वाला सारा काम है जो आप लोग नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं वो आप लोग यहां पे करेंगे, जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तीसरी बैलेंस शीट। सर ये बैलेंस शीट क्या होती है? ये बैलेंस शीट वही होती है जो अभी तक आप लोग बना के आए हो, इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें भी वही एसेट्स होती हैं एंड लायबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटीज इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो जाती हैं बेटा, अकाउंटिंग क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ओके चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हाँ अब हम बोलते हैं कि सर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम तो ये वाला झंडा उठा के खड़े हो जाते हैं कि सर ये तो प्रॉफिट होना ही नहीं चाहिए। ओ भैया ऐसा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन को काम तो करना है बच्चों। ऑर्गेनाइजेशन काम तभी करेगी जब उसके पास पैसा होगा, तो पैसा कमाने में, प्रॉफिट कमाने में किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। चलिए अब फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को रीड कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग। एनपीओ का मतलब ये रहा आपके सामने, एन ऑर्गेनाइजेशन हुज मेन एम इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स। ये चीज ध्यान से समझ लो, नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स बट टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स ऑन सोसाइटी इज नोन एज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसा हम लोगों ने अभी बात करी। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी हो सकती है बेटा, जिसका सेपरेट लीगल स्टेटस भी हो सकता है। ठीक, सेपरेट लीगल स्टेटस इसे अलग से मिलता है, सेपरेट लीगल एंटिटी बनती है ये, मतलब कि एनपीओ इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। Although its main aim is not to earn profit, but it is not prohibited to earn profits at all. But here the profit is known as surplus or excess of income over expenditure. बेटा जी ये चीज याद रखना, यहाँ पे या तो इसका नाम सरप्लस हो सकता है या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल, schools, hospitals, other entities registered under society section 8 of Companies Act 2013। इस सेक्शन 8 किससे डील करता है बेटा? एनपीओ से डील करता है। चलिए आगे। हाँ जी, अब एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो आता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है जी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? जिसके बारे में जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इट इज द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज द समरी ऑफ कैश बुक, ऑल द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू कैश एंड बैंक आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट। बेटा ये ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, दो बातें हैं, एक तो ये फास्ट ट्रैक बैच है, दूसरा ये चीज आप लोगों ने पहले बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, आप लोगों को ये चीज आनी चाहिए। These transactions are those which are recorded in a particular financial year and will, while recording these transactions, year to which the transaction are not related is to be ignored। हाँ जी बेटा, एक बार इस पॉइंट को दोबारा से पढ़ते हैं। These transactions are those which are recorded in a particular financial year, and while recording these transactions, year to which transactions are not related is to be ignored। तो बेटा यहाँ पे क्या चीज हो रही है कि जब हम लोग कभी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो किस ईयर से रिलेट करती हैं उसको फिलहाल हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो एक बार सारी ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये रहा दूसरा आपका, इट इज अ समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। इसको बेटा अच्छे से समझ लो, ये क्या है आपका? पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। यही चीज मेन है। इसका मतलब समझिए जरा क्या हो गया कि सपोज करिए मेरे सामने साल 2019-20 है, ठीक। अब सपोज करो साल 2019-20 में तुम्हारे पास साल 2018-19 की भी कुछ पेमेंट आ गई और तुम्हारे पास साल 2020-21 की भी कोई पेमेंट आ गई, वी कैन अज्यूम। तो जब मैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करूंगा तो उसमें सपोज 100 रुपए इस साल का आया, 100 रुपए इस साल का आया, या 500 रुपए इस साल का आया और इस साल का 1000 रुपए आया, तो इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा कि ये जो है ये पैसा कौन से साल का है। उसके लिए है कि पैसा आया, बहुत बढ़िया बात है, तो हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। यहां पे रिकॉर्ड कर लिया कितना? 100 प्लस 1000 प्लस 500, तो कुल हो गया 1600। लेकिन जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करूंगा उसको फर्क पड़ता है कि कौन से साल से रिलेट करता है, तो वो क्या करेगा? इस
1000 को निकाल के वहां पे ले जाएगा। कौन सी साइड पे क्या होगा वो चीज हम लोग आगे रीड करेंगे। मतलब कि वो इस 500 और 100 को बाहर निकाल देगा। क्यों? क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर से डील नहीं करता। डील लिख गया, रिलेट नहीं करता। राइट। अब ये हमारा बनता है किसके ऊपर? सर ये बड़ा अच्छा शब्द लेकर आए हो आप, अक्रूवल बेसिस। याद रखिए हमेशा, अक्रूवल बेसिस। तो एडजस्टमेंट जो भी होती हैं हमारी प्रीपेड की, आउटस्टैंडिंग की, प्री रिसीव्ड इनकम्स की और अक्रूवल इनकम्स की, सबकी एडजस्टमेंट हमें करनी है। आगे सरप्लस और डेफिसिट जो भी है बेटा वो कैपिटल फंड में इसका ट्रांसफर हो जाता है। दैट मींस कि वो मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, फंड में ही एज इट इज एड अप हो जाता है। यही इसका मेन लॉजिक है। चलिए तीसरा आता है बैलेंस शीट। तो पहली चीज हमने कौन सी पढ़ी सर? पहली चीज हमने पढ़ी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये क्या होती है? समरी ऑफ कैश बुक होती है। फिर हमने पढ़ा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्या होता है सर? ये P&L अकाउंट की समरी होती है। फिर अब हम लोग तीसरी बात कर रहे हैं, ये है बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट देखिए यहाँ पे क्या बोलती है कि इट इज प्रिपेयर्ड एट द ईयर एंड। पहली बात तो उसके बाद इट्स फॉर्मेट इज सेम एज नॉर्मल बिजनेस। समटाइम्स वी आर नॉट प्रोवाइडेड विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड। इसको स्टार मार्क करो। हो सकता है कई बार हमें ओपनिंग कैपिटल फंड ना गिवन हो, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों? वहां पे सर हम लोग ओपनिंग बैलेंसेस के साथ ओपनिंग फंड कैपिटल फंड को कैलकुलेट करेंगे। और जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है ना, उसका दूसरा नाम है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक, आगे रिमेंबर while preparing opening statement of surplus we need to show the opening balance of capital receipts and capital expenditure in it। ये बेटा इस पॉइंट में को अगर आप पढ़ोगे ना ऐसे तो आपको लगेगा ओहो ये तो कोई नई सी चीज आ गई। कोई नई चीज नहीं है। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हो तो इसका मतलब तुम लोगों को ओपनिंग बैलेंसेस को ही लिखना पड़ेगा। कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब यहाँ पे क्या हुआ? लायबिलिटीज एंड एसेट्स। ठीक, इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखिए ये चीज। अब सर आपने बैलेंस शीट में कैपिटल एक्सपेंडिचर की तो बात कर ली, ठीक, लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्चुअल में होते क्या हैं? ये पढ़िए, दीज आर द एक्सपेंसेस whose value does not expire within one accounting period। अरे सर ये तो डेफिनेशन जानी पहचानी है। ये काहे की डेफिनेशन है? ओ बेटा ये डेफिनेशन है एसेट की। एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या होती थी सर? जो एक्सपायर कर जाते थे एक साल में और जिसे हम दफन कर देते कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहां पे देखिए अगर वैल्यू एक्सपायर नहीं हो रही है एक साल में तो कहां जा रही है? गेस्ट हाउस में। तो ये गेस्ट हाउस का नाम क्या है? बैलेंस शीट है। तो जो आइटम्स जा रही हैं उसका नाम क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन, ये चीज बड़ा जरा ध्यान से, एक्विजिशन, एनहेंसमेंट, इंप्रूवमेंट और इंक्रीज इन अ पर्टिकुलर एसेट इज रिगार्डेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पे थोड़ा सा कट कर रहा है, ठीक है जी। 4 वर्ड हैं आपके सामने, एक्विजिशन, एनहेंसमेंट, इंप्रूवमेंट और इंक्रीज। ठीक, चारों मतलब एक ही जगह पे बढ़ते हैं कि जब आप एक एसेट को बढ़ा रहे हैं, आगे कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ओके जी, चलिए फिर हमारे सामने ये, और इसके साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टार पॉइंट है कि ये अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक, मतलब जिससे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। अगर एक जज ही करना है, जजमेंटल है, सारा सारा जजमेंटल है, तुम्हारे अकॉर्डिंग है कि ये एनहेंसमेंट है, नहीं है जी। ठीक, तो अगर नहीं है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, अगर है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लेकिन ऑन दी होल क्या हो रहा है? इट इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। इंक्रीजेस वर्ड पे ध्यान देना। आगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या हुए? नॉर्मल खर्चे, नॉर्मल खर्चे। इट इज दैट एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट
expires within one accounting period. Expires. In case of NPOs, revenue expenditure is incurred to perform its charitable activities for which it is set up. अब देखो बेटा, नॉर्मल एक्टिविटीज तो करनी है ना, बिजली का बिल भी आएगा, कोई रखा हुआ है बंदा उसको सैलरी भी देनी है, कोई नॉर्मल चैरिटेबल एक्टिविटीज भी करनी है जिसके लिए वो संस्था बनी हुई है, तो ये सारे खर्चे जो होते हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिलेटेड टू पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। एग्जांपल, सैलरी, रेंट एटसेट्रा, ऑनरेरियम पेड, ग्रेचुटी पेड, ग्रांट पेड। सर ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सारी चीजें बेटा बहुत सिंपल हैं, ठीक, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ऑनरेरियम जब आप किसी को एक ऑनर करने के लिए कुछ पे करते हैं, किसी को इज्जत देने के लिए कुछ पे करते हैं, तो वो ऑनरेरियम हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ है। ग्रेचुटी लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। ग्रांट पेड होती है किसी चीज को बनाने के लिए, जब आप कोई हेल्प कर देते हो उसको ग्रांट बोल देते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट होती है, गवर्नमेंट द्वारा हेल्प। तो ऐसी चीजें हैं, छोटे छोटे मीनिंग्स है, ज्यादा नहीं है। तब हमारे सामने है एग्जाम्पल, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है? देखिए जी, एक्सट्रैक्ट वर्ड यूज हुआ है, मतलब ये है कि आपके पास जो अमाउंट्स हैं, वो चीजें हैं, वो इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी नहीं है। तो सबसे पहले तो सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब बेटा देखो, पेड ड्यूरिंग द ईयर है 40,000 के, बहुत बढ़िया। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग वाले और क्लोजिंग वाले, फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रीपेड, ओपनिंग वाले, क्लोजिंग वाले। अब बेटा हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस चीज के लिए आप लोग एक चीज हमेशा याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो करंट पीरियड से रिलेट करता है, सिर्फ वो ही आएगा। बस बेटा इस चीज को अगर तुम लोगों ने दिमाग में बसा लिया ना, कि जो करंट पीरियड से रिलेट करता है, तुम लोग इस क्वेश्चन में कभी मार नहीं खाओगे। अब देखो, तुम लोगों ने कोई खर्चा पे किया है 40,000, वर्ड पेड यूज हुआ है, मतलब तुम्हारे गल्ले में से, तुम्हारे कैश बैंक में से 40,000 रुपया निकला और तुमने किसी को पे कर दिया, राइट? बट क्वेश्चन इज समथिंग एल्स। सर क्या जो 40,000 मैंने इस बार पे किया वो सारा का सारा इसी साल से रिलेट करता था? नंबर 1। नंबर 2, कोई ऐसी अमाउंट तो नहीं सर जो मेरे इस साल से रिलेट करती है लेकिन इस 40,000 में इंक्लूडेड नहीं? दो ही क्वेश्चन बनते हैं। कहीं इस 40,000 में ये तो नहीं कि कोई ऐसी अमाउंट इंक्लूडेड है जो इस साल से रिलेट नहीं करती, और दूसरा, क्या कोई ऐसी अमाउंट तो नहीं जो इस साल से रिलेट करती है लेकिन 40,000 में इंक्लूडेड नहीं? उसी के लिए हमें एडजस्टमेंट्स गिवन है। देखो, अब अगर मैं मान के चलूं कि सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई मेरे पड़े थे 31 मार्च 2019 को, तो बेटा जी पेमेंट के केसेस में हम हमेशा फीफो फॉलो करते हैं कि जो पहला पेंडिंग है पहले उसको पे करेंगे। तो मतलब कि हम ये मान के चलेंगे कि इस 40,000 में, ठीक, ये 5,000 जो है वो पिछले साल से रिलेट करता होगा। तो मैंने क्या करना है, इस 40,000 में से 5,000 लेस कर देना है। क्यों? ये प्रीवियस ईयर का है। मान के चलते हैं हम लोग कि सर इतना तो लेस बनता ही है, कि मतलब 40,000 में हमने पहले पिछला एडजस्ट करवाएंगे फिर नया देंगे। उसके बाद मेरे पास अगली इंफॉर्मेशन क्या है? सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रीपेड 3,000, मतलब कि क्या हुआ? चलो इसको 2 मिनट पेंडिंग करते हैं, इसको छोड़ो, इसकी तरफ ध्यान दो। सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रीपेड 2,000, ठीक। प्रीपेड का मतलब क्या है बेटा, कि ये नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है।
यही चीज निकल के बाहर आई कि सर ये नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है। तो मतलब प्रीपेड है बेटा, हमने पेमेंट करी है, मतलब जब हमने 40,000 पकड़ाए ना, हमने बोला 5,000 पुराने एडजस्ट कर ले और 2,000 रुपए अगले साल के भी दे रहा हूं। तो मतलब सर ये वाला भी लेस होना बनता था। ठीक, कौन से वाला है ये? प्रीपेड एट द एंड। और इसका कारण क्या है बच्चों? नेक्स्ट ईयर का है सर। ठीक, लेकिन सर कहानी अभी खत्म थोड़ी हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये फिगर नेक्स्ट ईयर की है बच्चों, इस साल से हमने बाहर निकाल दी, अगले साल में जाके तो मानी जानी चाहिए इनकम या एक्सपेंस जो भी है। बिल्कुल सर माना जाना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ, इस 3,000 के साथ। साल 2018-19 ने इसे ये कह के बाहर निकाल दिया, तू हमारा नहीं है भाई। साल 2018-19 ने बोला कि भैया तू हमारा नहीं है, तू किसी और का है, तू निकल जा हमारे घर से। तो वो कहां जाएगा? वो जाएगा सर यहां पे साल 2019-20 में। अब अगर हमने 19-20 साल में भी इसको पनाह नहीं दी तो ये कहां जाएगा? तो हमने क्या किया, हमने इसे ऐड कर लिया। क्यों? क्योंकि सर ये पेमेंट चाहे पिछले साल में हो गई थी, लेकिन ये है इस साल का, ये हमारा है सर, हमारा अपना है, तो हमने इसे ऐड कर लिया। अब आपके सामने एक और सवाल जिसका जवाब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोग सही दोगे बच्चों। अगर इस साल का कोई खर्चा पे नहीं हुआ तो क्या मैं उसे खर्चा ना मानूं, चाहे वो ड्यू हो चुका है? मेरे हिसाब से आंसर आ रहा होगा, आप लोगों की अंतरात्मा से जवाब आ रहा होगा, सर बिल्कुल इस साल का खर्चा हम लोग उसे मानेंगे। और यही तो था आउटस्टैंडिंग एट दी एंड। ऐड हो जाएगा, ये है आपका प्रीपेड इन द बिगिनिंग और ये है आपका आउटस्टैंडिंग इन द एंड। तो अगर मैं इन सबको नेट में फिगर निकालूंगा तो मेरी एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। हम देखते हैं इसको क्वेश्चन ने कैसे किया है। ठीक, लेकिन फिलहाल आप लोगों को यह बात समझ में आई कि आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग मतलब कि ये वाली फिगर एंड प्रीपेड इन द एंड, ये दोनों अलग अलग सालों से रिलेट करते हैं। ये हमेशा प्रीवियस ईयर से रिलेट करेगा और ये हमेशा नेक्स्ट ईयर से। बस अब आपको ये चीज देखनी होती है कि क्या ये चीजें इंक्लूडेड हैं या नहीं है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मान के चलेंगे ये इस पेड फिगर में इंक्लूडेड होगा। देखो बेटा कुछ ऐसा ही किया हम लोगों ने यहां पे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। हाँ जी, तो 40,000 आपका टोटल था। इस 40,000 में आप लोगों ने क्या किया, पहले तो ये देखो, ये है आपका आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, ठीक, कि पहली पेमेंट इसकी होगी प्रीपेड इन द एंड। उसके बाद दूसरा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्यों? क्योंकि इस साल का रिलेट करता होगा। ओपनिंग प्रीपेड, क्यों? क्योंकि पिछले साल वालों ने ये कह के निकाल दिया होगा कि भैया तुम हमारे साल के नहीं हो, तुम अगले साल में जाके बैठ जाओ। और नेट में आपकी जो इस बार की इनकम आ रही है दैट इज 38,000। अब बैलेंस शीट में क्या हुआ देखिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या हो रहा होगा, 3,000 रुपए इधर प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग इधर। बट ऑब्वियस है एक प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा आपकी एसेट रहता है और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी, क्योंकि ऑल पेएबल्स आर लायबिलिटी एंड ऑल रिसीवेबल्स आर एसेट। ये चीज हमें क्लियर है। प्रीपेड इन नेचर कोई भी है, आपने एक्सपेंस पहले के रखा, उसकी सर्विसेज बाद में ड्यू है, दैट इज आल्सो लाई अंडर द कैटेगरी ऑफ एसेट। तो यहीं पे 2,000। ठीक, तो ये हम लोगों ने बात करी रेवेन्यू एक्सपेंसेस की। अब हम बढ़ते हैं आगे बच्चों।
कैपिटल रिसीट्स की ओर। कैपिटल रिसीट्स कैसे होती हैं, जैसे जो बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उसके अगेंस्ट अगर मैं कैपिटल रिसीट्स को देखूं, ये वो है तो जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए भी रिसीव करी जा सकती हैं। ये इनमें वो रिसीट्स भी इंक्लूड हो जाती हैं। अब जैसे कि बिल्डिंग के लिए आपको डोनेशन मिल रहा है तो उसको भी हम लोग कैपिटल रिसीट जो है वो मान के चलते हैं। ये आप लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग में भी सीखोगे आगे जाके। तो ये हमेशा लायबिलिटी साइड की तरफ शो होती हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्पस फंड, लाइफ मेंबरशिप फीस एटसेट्रा। लाइफ मेंबरशिप फीस के ऊपर बहुत बड़ा झगड़ा रहता है कि सर ये हर साल बिजनेस के लिए आता रहता है, लेकिन हम मेंबर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं बेटा कि इसकी लॉन्ग टर्म लाइफ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कैपिटल रिसीट मान लेते हैं। फिर हमारे सामने थे रेवेन्यू रिसीट्स, जिसका बेनिफिट जो है वो एक्सपायर हो जाता है इन द स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। These are shown on the income side of the income and expenditure account. These receipts are also generated from the activities of the organization. Examples: सब्सक्रिप्शन हो गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट इनकम होती है। जनरल डोनेशन हो गए, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हो गए, ये सारी चीजों को हम लोग रेवेन्यू रिसीट्स मान लेते हैं। अब एक बार बेटा इसको रीड कीजिए, मिलते हैं दोबारा से 2-3 मिनट में। जी बच्चों, तो अब आपके सामने एक एग्जांपल है, बहुत बड़ी एग्जांपल है ये, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ऊपर एग्जांपल बनी हुई है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब देखिए आपके सामने है फीस कलेक्ट की हुई है हमने 3,80,000 रुपए। पहली बात तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है हमें, फीस कलेक्टेड है सर 3,80,000 की। फीस ड्यू नहीं बोली उन्होंने, या फीस फॉर द ईयर नहीं बोली उन्होंने, फीस कलेक्टेड वर्ड यूज किया कि मतलब पैसा इतना आया है तुम्हारे पास, ठीक है। विच इंक्लूड्स 1,80,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। चलो जी, हमें पता लग गया कि सर ये तो बाहर निकलना है। फीस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 इज 15,000। चलो जी सर, हमें ये पता लग गया, ये हमें ऐड करना है फीस में, और ये वाली फिगर जो है हमें फीस में लेस करनी है। चलिए नेक्स्ट, सैलरी पेड 30,000 इंक्लूड्स 5,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। बस बेटा बहुत सिंपल काम है, 30,000 में से 5,000 निकाल देने हैं। क्यों सर, क्योंकि सर ये 18-19 से रिलेट करते हैं, और आउटस्टैंडिंग कितने हैं 2,000, सर ये ऐड करने हैं। चलिए, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस
3,000 के, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000 के, मीटिंग एक्सपेंसेस 24,000 के, परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स 29,000 के, विच इंक्लूड्स 19,000 फॉर बुक्स। बेटा बुक्स को एसेट माना जाता है, इस वजह से इसको अलग करके लिखा हुआ है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000, डोनेशन रिसीव्ड 20,000। तो अगर बेटा क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये डोनेशंस को नॉर्मल डोनेशंस मान के अपनी इनकम का पार्ट बना सकते हैं। ठीक है जी। तो अब देखिए क्या कुछ नया हुआ इस पॉइंट में? कुछ भी नया नहीं था सर। फीस कलेक्टेड है, हाँ जी, तो फीस कलेक्टेड है 3,80,000, इसमें से 1,80,000 हमने माइनस करना था, कर दिया, 15,000 ऐड करना था। ठीक है, कैलकुलेशंस बेटा मैं वेरीफाई नहीं करवा रहा, आप लोग खुद कर सकते हैं उस चीज को। आगे सैलरी पेड है 30,000 की, जिसमें 5,000 जो है वो 18-19 फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करता है। ठीक है जी, और 2,000 जो है वो इसी साल से, तो मतलब 30,000 में से 5,000 निकल जाना था और 2,000 ऐड हो जाना था, 27,000 यहाँ पे बाहर आ रहा है। फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है 3,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000 और मीटिंग एक्सपेंसेस 24,000। ये देखिए 3, 12 और 24। फिर उसके बाद पीरियोडिकल्स और बुक्स हैं 29,000 और 19,000 की बुक्स हैं, तो 19 जैसे बुक्स को मैंने आपको बोला कि इसको एसेट माना जाता है, तो स्पेशली एनपीओस के केस में, तो 29 में से 19 चले गए, 10,000 का आपका खर्चा यहाँ पे बुक हो गया। 4,000 की प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये रही, और डोनेशन जो है वो आपके 20,000। चलो ये लिखा हुआ है बुक्स के बारे में, कुछ नहीं है बेटा। इसके बाद आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से सरप्लस ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे टू सरप्लस लिख लेना आप लोग, या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, सिंपल। अब नेक्स्ट है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको मैं बोलता हूं, क्योंकि इसी का शॉर्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं, सबसे ज्यादा इसी के हैं, नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो ये चैप्टर भंडार है, जितने मर्जी शॉर्ट क्वेश्चन बना लो इसमें से। इट इज अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स पीरियोडिकली टू कीप देयर मेंबरशिप अलाइव। देखिए बेटा सब्सक्रिप्शन जो होता है वो होता है कि आप लोग हर साल में एक बार या 2 बार या हर महीने, जैसा भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है, आप उनको मंथली कुछ पे करते हो ताकि आपकी मेंबरशिप जीवित रहे, आप लोगों को ये चीज पता लगती रहे, ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज पता लगती रहे कि उसके मेंबर जो हैं वो जिंदा हैं और ऑर्गेनाइजेशन का काम भी चलता रहेगा। इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एन एनपीओ। एनपीओ बेटा कुछ सामान वामान नहीं बेचने का काम कर रही, कर भी रही है तो वो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाएगी, उसके लिए अलग अकाउंटिंग्स करेगी। थोड़ा बहुत कोई फर्नीचर वेचर बेच दिया, वो ट्रेडिंग नहीं है, ठीक, दैट्स नॉट बिजनेस। तो यहां पे आगे अब इसे कैलकुलेट करने की 2 अप्रोचेज हैं, जरा इसे ध्यान से समझना आप लोग। हाँ जी, तो पहली अप्रोच जो है दैट इज विदाउट सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और दूसरी अप्रोच जो है वो है विद सब्सक्रिप्शन अकाउंट। विदाउट सब्सक्रिप्शन अकाउंट को अब आप बहुत जल्दी से समझ जाएंगे, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग हम लोग जो है वो काम कर चुके हैं। देखिए बेटा समझिए इस चीज को, होपफुली दिख रहा है आप सबको, राइट। तो विदाउट सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आप लोगों के सामने वही चीज आ रही है जो हमने एक्सपेंसेस के केस में करी थी। ठीक, एक्सपेंसेस के केस में हमने क्या किया था बेटा, पेड, उसमें ऐड करते थे क्या, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, और उसमें ऐड करते थे क्या, ओपनिंग प्रीपेड। और लेस क्या क्या होता था सर, लेस होता था क्लोजिंग प्रीपेड एंड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। फंडा फिर से वही क्लियर, वही आ जाता है बेटा यहां पे, फंडा फिर से वही है। कौन सा सर, कि हम मान के चलते हैं कि पहले क्या हुआ होगा, पुराना वाला आउटस्टैंडिंग हम लोग एडजस्ट करवाएंगे, उसके बाद कहानी आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। और यहां पे भी यही चीज कॉमन है बेटा, कि जो हमारा ये वाला है, ये और ये दोनों करंट ईयर से रिलेट नहीं करते। बात इतनी क्या, लेकिन सर इसमें नई अप्रोच कौन सी आ गई बेटा जी, ये नई अप्रोच जो है ये आपकी विद सब्सक्रिप्शन अकाउंट की है। वेरी नाइस अप्रोच। इसमें आपको क्या करना है, इसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट के आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड
इनके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। देखिए बेटा, अगर मैं सब्सक्रिप्शन को इंडिविजुअली देखूं तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाके फिनिश हो जाता है। बैलेंसेस बचते हैं पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स के, किस किस के, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। तो इस अप्रोच में आप क्या करते हो, देखिए हमें यह चीज पता है कि अगर हमारी कोई इनकम अक्रूड है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, ठीक, तो वो हमेशा हमारे लिए क्या होगी, एक एसेट, और एसेट का बैलेंस होता है डेबिट और लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। मेरे सामने होनहार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि उन लोगों को एटलीस्ट ये चीज पता हो। तो यहां पे एक और चीज है समझने वाली, ये देखिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा जी, अगर ये एडवांस इन द बिगिनिंग है, एडवांस इनकम है, एडवांस इनकम हमारे लिए मतलब इनकम पहले आ गई है, हमेशा हमारे लिए एक लायबिलिटी रहेगी, तो हमने उसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया, लिखा भी हुआ है नीचे, एडवांस इन द बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, ये हमेशा हमारे लिए एसेट है, इनकम रिसीवेबल इन नेचर है, एनीथिंग विच इज रिसीवेबल इन नेचर इज एन एसेट। उसी तरह आप इनके क्लोजिंग बैलेंसेस भी लिख सकते हो। एडवांस इन द बिगिनिंग का एक लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा इस तरफ पे होगा, और एक एसेट का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा इस तरफ। क्यों? क्योंकि अगले साल यही तो सर हमारी बाय बैलेंस कैरी डाउन बनेगा, सॉरी ब्रॉट डाउन बनेगा, और ये वाला हमारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाए। किसमें? नेक्स्ट ईयर, नॉट इन द करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। ठीक, अब जितना भी आपको एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, उस सब्सक्रिप्शन को बेटा यहां पे लिख लो। क्यों? क्योंकि एंट्री क्या पास करी होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सब्सक्रिप्शन, तो कैश अकाउंट के हिसाब से तुमने यहां पे अमाउंट जो है वो लिख ली। अब जरा इस चीज को, इस फॉर्मेट को इस वाले फॉर्मेट से कंपेयर करके देखो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर यहां पे आ गया, राइट, रिसीव्ड। इसमें हमने ऐड क्या क्या किया, ऐड किया एडवांस इन द बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग इन द एंड। देखिए बेटा, यही वाली एडवांस इन द बिगिनिंग, ये वाला, और आउटस्टैंडिंग इन द एंड। और हमने लेस क्या क्या किया सर, हमने किया आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग एंड एडवांस इन द एंड। देखिए, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, एडवांस इन द एंड, और आपके सामने क्या आ गई, ये आ गई आपकी बैलेंसिंग फिगर। ठीक, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर बनके सामने आ गई। तो हुआ यही, मतलब दोनों फॉर्मेट्स को आप फॉलो कर सकते हो। इस फॉर्मेट में ये है कि कैलकुलेशन का काम बहुत कम रह जाता है, क्योंकि आप सीधा एक ही फॉर्मेट है, इसमें और कुछ नया नहीं हो सकता, तो आपको सीधा इसी को फिल करना होता है, राइट। चलिए, इसके ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल है बेटा, इस एग्जांपल को हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।